हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हरीमोहन सर। बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बात करते हैं। तो आपको मैं अपने शो में वेलकम कहता हूं। नमस्कार साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर थैंक यू आप? मुजफ्फर भाई, आपने बुलाया और बहुत दिनों बाद बुलाया। थैंक यू। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर आजकल जो पाकिस्तानी मीडिया है, हमेशा से आपको पता है कि इंडिया के खिलाफ जो नेगेटिव चीजें हैं वही दिखाता रहता है। अभी वो मोदी जी के खिलाफ ये चीज दिखा रहा है कि मोदी जी ने जो नारा लगाया था कि अब के बार 400 पार, वो 400 क्या 300 पार भी नहीं कर पाए। तो ये जो दिखा रहे हैं कि कभी वो दिखाते हैं मोदी जी बहुत परेशान हैं, वो कभी कहते हैं कि जी गवर्नमेंट बना सकेंगे, नहीं बना सकेंगे। अगर गवर्नमेंट बन भी गई तो उनके जो अलाइज हैं वो दरमियान में जाके धोखा दे देंगे। इस तरह के तज्जिया नगार हमारे बातें कर रहे हैं। तो आपसे सर मैं ये जानूंगा कि पहले तो ये बताइएगा कि मोदी जी क्या वाकई कमजोर हुए हैं इस दफा? जो रिजल्ट आए हैं, 400 पार का जो नारा था वो नहीं पूरा हो सका, और 300 पार भी नहीं हो सका। और जानूंगा कि ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा कर पाएगी, और क्या जिस तरीके से मोदी जी पिछले अपने टेन्योर के अंदर उन्होंने अपनी मर्जी के फैसले किए थे, इस दफा अपने एलाइज के प्रेशर में आकर किस तरह की उनकी आप हुकूमत देख रहे हैं अगले टेन्योर के अंदर? मुजफ्फर भाई थैंक यू, आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा। पहले तो पाकिस्तान को 4 तारीख की शाम को ईद मना लेनी चाहिए थी और जम के बम पटाखे इतने फोड़ने चाहिए थे कि हाँ भाई, मुस्लिम क्या नाम है, मोदी जो मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिमों का दुश्मन है, वो मतलब खत्म। अब तो वो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 5 तारीख की सुबह तक, क्योंकि 4 तारीख की रात को ये सोए तो होंगे नहीं, जी। 5 तारीख की सुबह तक तो वो जश्न मनाने का मौका जा चुका था। और 6 तारीख तक तो वो हालात थे कि भाई सरकार आएगा तो मोदी ही। और 7 तारीख को सरकार बन चुकी है, 8 तारीख को तैयारी हो रही है, 9 तारीख को शपथ लेके 11-12 तारीख को सेशन होगा और मोदी दोबारा से सरकार में बैठ अपनी चुका होगा। एक दिन मौका मिला था जश्न मनाने का, वो मना नहीं पाए। वो पता नहीं क्यों नहीं मनाया। वहां से पटाखे फटने की उम्र वो मतलब खबरें आनी चाहिए थी कि वहां बड़े जबरदस्त ईद मनाई गई। खैर, देखिए, इतना आसान नहीं है। पहली बात आपको रियलिटी बता दूं, 400 पार एक नारा जो था वो साइकोलॉजिकल वॉर था, अपोजिशन को दबाने के लिए या अपोजिशन को कंफ्यूज करने के लिए। इसमें एक देखो, नारे में एक, कई बार क्या होता है ना, नारा जरूरी नहीं है पार हो जाए या पूरा हो जाए, लेकिन नारे से एक फायदा होता है। नारे का फायदा यह होता है कि उससे सामने वाले को उलझाया जा सकता है बातों में। और सच में विपक्ष, पाकिस्तानी मीडिया, इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया, फॉरेन मीडिया, जितने भी लोग मोदी के इस इलेक्शन कैंपेन को देख रहे थे, सब शुरू से आखिरी तक एक ही बात पर बात कर रहे थे। अब की बार 400 पार होगा क्या? अब की बार 400 पार होगा क्या? 400 पार होगा, पूरा मामला सिर्फ यही चल रहा था। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, यानी 399 रह गई तो क्या होगा, 370 रह गई तो क्या होगा, 350 रह गई तो क्या होगा। अरे मूर्ख भाइयों, सरकार बनाने के लिए 272 सीट्स चाहिए थी। उसके ऊपर अगर आपके पास एक सीट भी है तो भी आपकी सरकार नहीं गिरेगी, मजबूत है। और उसके ऊपर अगर आप 200 सीटें भी ले आते हो, 473 भी ले आते हो, तो भी बहुत ज्यादा किसी काम की नहीं है, सरदर्दी ही बढ़ाएंगी। क्योंकि इतने बंदों को मिनिस्ट्री देनी पड़ेगी, संभालना पड़ेगा, एंटी इनकम्बेंसी होगी, नेक्स्ट नेगेटिविटी तो होती है। और 10 साल के अंदर एंटी इनकम्बेंसी तो हो ही जाती है। दूसरा, 272 सीटों में, अब हाँ, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि सर 300 पार भी नहीं हुई, वो एक अलग मैटर है, 272 भी पार नहीं हुई। बिल्कुल सही क्वेश्चन ये था कि मेजॉरिटी मार्क जो है वो भी पार नहीं हुआ, अच्छी बात है। और अब मोदी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बैसाखियों पे है। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जो कि कभी भी धोखा किसी को भी दे सकते हैं, पहले भी बीजेपी को धोखा दिया है और इन दोनों से नहीं बनी, इसलिए वो छोड़ के भी जा चुके हैं, तो अब भी छोड़ के जा सकते हैं। इसका मतलब है कमजोर सरकार है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुजफ्फर भाई, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले ये सोचिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब 99 के अंदर भी अगर आप देखेंगे और 2000 के अंदर 98 में सरकार बनी है, 99 में सरकार बनी, तो उन दोनों टाइमिंग्स में
नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अटल बिहारी का साथ या बीजेपी का साथ उस टाइम पर दिया था जिस टाइम पर बीजेपी को कम्युनल होने की वजह से, रेशिस्ट होने की वजह से कोई इंडिया की दूसरी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही थी। जिस टाइम पर कोई दूसरी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही थी उस टाइम पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सपोर्ट कर रहे थे और पूरे 5 साल सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, उसके बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अगले 10 साल जब तक कांग्रेस रही तब तक सपोर्ट किया बीजेपी को। यानी बीजेपी और इनकी दोस्ती इस लेवल पर थी कि अपोजिशन में भी साथ बैठे, कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाया। ठीक है, उसके बाद जब 2014 में सरकार बनती है तो भी 2018 तक दोनों साथ थे। बाद में इनकी बातें, इनको लगा कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही क्योंकि फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, छोड़कर चले गए। कितने साल पहले? 2018 में गए, 2023 में वापस आ गए, तो 24 में वापस आ गए। 5 साल में कुछ तो हुआ होगा, 6 साल लगा लो, कुछ तो हुआ होगा। हुआ ये कि असलियत में पॉलिटिक्स वो नहीं है जो दूर बैठ के देखी जाती है। पॉलिटिक्स होती है ग्राउंड लेवल की परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। आपकी किसके साथ दुश्मनी है, किसके साथ दोस्ती है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, किसका वोटर आपको वोट दे देगा और किसके वोटर आपको वोट मर जाएंगे लेकिन नहीं देंगे। यह चीज ग्राउंड पर देखी जाती है। हमारी यहां की कास्ट पॉलिटिक्स और रिलीजियस पॉलिटिक्स दोनों पाकिस्तान से डिफरेंट है। हमारे यहां जातियां मायने रखती हैं और फिर हमारे यहां हिंदू मुसलमान मायने रखता है। हमारे यहां मुसलमान नॉर्मली एक मुश्त एक जगह वोट देता है जिसका कैंडिडेट अच्छा हो। अब नीतीश कुमार को उठाकर देख लेंगे तो नीतीश कुमार की लड़ाई बीजेपी से कभी है ही नहीं। जिस बंदे की 20 साल 17 साल लगातार, हम अंदाजा लगाकर देखिए भाई, 17 साल लगातार बीजेपी के साथ रहा है वो बंदा। उसे आप कह रहे हो पलटू राम है। 17 साल जो बंदा बीजेपी के साथ रहा, तो यार 17 साल में तो मियां बीवी की लड़ाई हो जाती है एक आधा बार। तो बीवी भी रूस के चली नाराज होकर चली जाती है, मियां मना के लाता है। पता लगा मियां नाराज होकर चला गया, बीवी मना के लाती है। बच्चे माँ बाप से नाराज होकर चले जाते हैं। यहां तो 2 पार्टियां हैं। तो चलो 17 साल बाद अगर ये गए हैं तो इनकी लड़ाई बिहार में बीजेपी से थोड़ा ना है। इनकी लड़ाई बिहार में है लालू प्रसाद यादव से। और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव वो हैं जो एक खत्म होगा तभी दूसरा आगे बढ़ेगा, और जब एक खत्म होगा और दूसरा आगे बढ़ेगा तो दोनों साथ साथ तो कभी आ ही नहीं सकते। अब नीतीश कुमार को बीजेपी से लड़के मजबूरी के अंदर कांग्रेस और लालू प्रसाद के साथ जाकर खड़ा होना पड़ा। नतीजा आप देखिए, यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कास्ट के नाम का एक सेंसस क्रिएट किया और बीजेपी को घेरने की कोशिश करी। यही नीतीश कुमार है जिसने इंडी अलायंस बीजेपी के अगेंस्ट बनाया। सारा अपोजिशन इकट्ठा करने वाला नीतीश कुमार। लेकिन जब कन्वीनर, हाँ, मोदी के खिलाफ पूरा अपोजिशन क्रिएट करने वाला कौन? नीतीश कुमार। सारा अपोजिशन खड़ा कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा यार ये सब कुछ मैंने किया है, मुझे पार्टी का कन्वीनर बना दो अपोजिशन का। यानी सारा जो स्ट्रेटेजी है वो मेरी स्ट्रेटेजी पे काम करो, मोदी को पटखनी दे दूंगा। राहुल गांधी कहता है इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं हो और लालू प्रसाद यादव कहता नमस्ते। नीतीश कुमार की वो दुर्गति कर दी क्योंकि जानते थे कि अगर नीतीश कुमार ताकतवर हुआ तो बिहार में लालू और कांग्रेस को खत्म कर देगा, कि छुट्टी हो जाएगी। तो नीतीश कुमार को ताकतवर नहीं होने देना था, इसलिए उससे काम करवा लिया। जब मिठाई खाने का नंबर आया तो कहा ओके बाय चाचा, नमस्ते, दफा हो जाओ। नीतीश कुमार अकेले रह गए, कुछ बचा नहीं। अब करते तो करते क्या, मरते क्या ना करते। मोदी जी ने फोन किया, नीतीश भाई स्वागत है, गले लगा लिया। नतीजा क्या हुआ? नीतीश कुमार तो चाहता था एक बार फोन किया जाए, कोई तो फोन करे। मोदी जी ने इज्जत रह जाती, नीतीश इज्जत रह गई, गले मिल गए, स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे हैं आप कुछ भी हो जाए बीजेपी का साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्योंकि पता था जो सामने वाले उन्होंने क्या दुर्गति करी। देखो क्या होता है ना, सामने वाला अपनी गलती मान के आए ना। अभी भी लोगों ने शोर मचाया, अभी देखा नहीं, कल नीतीश कुमार वही हैं जो मोदी से लगभग 8 महीने छोटे हैं लेकिन मोदी के पैर छू रहे थे। सबके सामने पैर छूने का मतलब क्या है? यार तू बड़ा भाई है, मतलब एक फील आया ना। और स्टेज पे खड़े होकर बोला कि जितने ये बाकी अभी जीत गए हैं ना इधर उधर, सबको हराएंगे। अच्छा, मैं आपसे ये जानूंगा कि
जैसे नीतीश कुमार या आपने चंद्रबाबू नायडू की बात की है, उन्हें आइडिया तो है ना कि अभी हमारी जो ज़रूरत है वो बीजेपी को और मोदी जी को है, तो वो अपनी मर्ज़ी अब इस की आइडिया को भी विधायक समझ लीजिए। या मिनिस्ट्री देखिए, वगैरह लेना चाहते हैं। अब मिनिस्ट्री के ऊपर भी आता हूं मैं। सबसे पहले देखिए, जरूरत तो है लेकिन इतनी नहीं है। अभी भी बीजेपी के पास 310 सीटें हैं, 240 अपनी हैं, इन दोनों की मिला के दोनों के पास 28 हैं, 28, और बाकियों को भी अगर आप जोड़ देते हैं तो सारे के सारे 303 304 हैं। और भी छोटी बड़ी पार्टियां जब साथ में मिलने आएंगी तो वो बढ़ बढ़ के अप्रोक्सीमेट 330 340 तक ये पहुंचा देंगे। यानी अगर ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों भी अगर नहीं आते हैं, अलग भी हो जाते हैं, तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आराम से बीजेपी मेजोरिटी में फिर भी रहेगी। लेकिन ये दोनों अलग होके जाएंगे कहां, ये तो बता दें, क्योंकि दोनों की मजबूरी बीजेपी है। बिहार में भी बीजेपी का अपना वोट बैंक है, और बिहार में नीतीश और बीजेपी मिलके ही लालू और कांग्रेस को रोकते हैं, और आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी मिलके ही वाईएसआर रेड्डी और कांग्रेस को रोकते हैं। तो यानी दो अलग अलग खेमे हैं, और दोनों में से कोई भी छिटक जाएगा, उसके अकेले की कोई जिंदगी नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल उद्धव ठाकरे है। अब दूसरा सवाल जो आपने बहुत बढ़िया पूछा कि मिनिस्ट्रियों का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, मैंने आपको कहा कि मोदी सरकार मजबूर बिल्कुल भी नहीं है, जरूरत है लेकिन मजबूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं चलेगा। तो लड़ाई तो हुई है, लेकिन इतना समझ लीजिए असलियत में यहां पर भी मेरा मानना है कि मोदी जी पक्की गेम खेलने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले बात तो यही पता लग गई। पहले क्या होता था, जब कांग्रेस की सरकारें आती थी ना, कांग्रेस की सरकारों में किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है, किसको कैसा होगा, किसको कैसा नहीं होगा, ये सब चीजें इलेक्शन होते ही डिसाइड हो जाता था। मीडिया में डिस्कशन कर रहे होते थे, ये वाला मिनिस्टर ये बनेगा, ये वाला मिनिस्टर ये बनेगा। अरे अंदर की खबरें मीडिया के अंदर बार बालाएं बना रखी होती थी। मतलब जो अंदर की खबरें होती थी उन्हें बार बालाओं की तरह नचाया जाता था मीडिया में। हाँ, ओ ये बन गया, ओ नहीं नहीं ये बनेगा, अच्छा नहीं नहीं ये बनेगा। आपको पता है इस टाइम पर हमारे यहाँ मीडिया के पास इतनी सी खबर नहीं है कि किसको कौन सी पोर्टफोलियो मिलेगा, किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी। 2014 में भी ऐसा ही था, 1 घंटा पहले सबको पता लगा था। 2019 में भी ऐसा ही था। डॉक्टर एस जयशंकर तो टाटा कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। उनको फोन करके बोला है टाटा छोड़ो, इधर आ जाओ, शाम को तुमसे बात करनी है। आ गए, क्या हुआ कि सुबह मीटिंग, सुबह तेरे को विदेश मंत्री बना रहे हैं, खड़े हो जाओ, जाओ शपथ ले लो। 1 घंटा पहले बताते हैं, इतनी सीक्रेसी। इस बार कोई एक बंदा दावा कर दे कि प्रधानमंत्री मोदी तो प्रधानमंत्री बन रहे, इनके अलावा नंबर 2 कौन बनेगा, एक बार बता दो कोई। जब पहले वाली सीक्रेसी अभी तक है, और जो ये क्या नाम है, छोटी पार्टियां जो उनके सपोर्टिंग मिनिस्टर्स हैं, इन तक को नहीं पता कि इनकी कौन सी मिनिस्ट्री मिल रही है। पॉसिबली इन्हें मिनिस्ट्री का तो पता होगा, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से वाले बंदे को मोदी मिनिस्टर बनाने वाले हैं। ये भी मुंह पे टेप लगा के चुप बैठे हुए हैं। तो खौफ किसका है, अपोजिशन का, मतलब सपोर्टिंग पार्टीज का मोदी को है, मोदी का सपोर्टिंग पार्टीज को? बताओ जरा। बिल्कुल सही कहा भाई मोदी का सपोर्टिंग पार्टीज को है ना। अंदर कह दिया होगा 1 घंटे पहले बताऊंगा कौन मिनिस्टर बनेगा, उससे पहले किसी की चू की आवाज आ गई तो अच्छा नहीं होगा। तो मॉनिटर अभी भी स्ट्रांग है, मॉनिटर ने सबको धमका दिया और सारे चुप बैठे हुए हैं। पैर पकड़ लिए, तारीफें कर ली, गले मिल लिए, नाच गा लिए, पप्पी शप्पी सब ले ली। अब मोदी जी तुसी ग्रेट हो, तुम्हारी लीडरशिप में काम करेंगे, बस हमारा थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी सबको निपटाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अंदाजा लगाओ। बिल्कुल सही। यानी मेन, किसी भी देश की मेन मिनिस्ट्रीज क्या हैं? फाइनेंस में गृह मंत्री वो बीजेपी का बनेगा, रक्षा मंत्री बीजेपी का बनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर बीजेपी का बनेगा, फॉरेन मिनिस्टर बीजेपी का बनेगा। कौन बनेगा हम ये मानकर चल रहे, पिछले वाले बनेंगे, टीम अच्छी थी, ठीक है, एक आधा कोई बदल गया, मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी थे, शायद उनसे अच्छा काम किसी ने नहीं किया तो वही बनेंगे। सारे ही लोग वही बनेंगे, नया कौन बन रहा है? सही। मेन मिनिस्ट्रीज अपने हाथ में। हाँ, अब हो सकता है, मेरा अपना असेसमेंट है, बीजेपी के ऊपर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम था, जैसे पीजेंट्स, किसान आंदोलन बहुत तगड़े हुए थे, तो हो सकता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस बार दोबारा परेशान करे।
तो मोदी जी कहेंगे यार ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मेरे सर पे नाच रहा है, इसका ठीकरा अपने सर पे क्यों फुड़वाऊं, इसको एक काम करते चंद्रबाबू जी को दे देते हैं। अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री गई चंद्रबाबू नायडू पे, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर को गालियां पड़ेंगी तो मोदी को थोड़ा ना पड़ेंगी, चंद्रबाबू नायडू को पड़ेंगी। अब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री उठा के दे दी नीतीश कुमार को, अब नीतीश कुमार जी जो है वो संभालो। अब मुसलमानों का कोई भी मामला हिंदुस्तान के अंदर होगा तो गालियां किसको पड़ेंगी, या तो नीतीश कुमार को या उसके मंत्री को, मोदी को थोड़ा ना पड़नी है। अब दलित समाज की मान लिया कोई मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, वो उठा के मान लिया दे दी चिराग पासवान को। अब भैया दलित समाज की जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है और SC/ST मिनिस्ट्री है, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग मंत्रालय है या ह्यूमन दूसरी मिनिस्ट्री है, वो अगर चिराग पासवान को दे दी तो वो भी दलित समाज का नेता, वो भी दलित समाज, अगर गालियां पड़ेंगी तो किसको पड़ेंगी, चिराग पासवान को पड़ेंगी। यानी जहां लोकल लेवल पर गालियां पड़नी होंगी वो वाली मिनिस्ट्रियां उठा के दे दो दूसरे को कि भाई तू सुन, काम करेंगे हम, नाम होगा हमारा। तो दबदबा तो अभी भी मोदी का स्ट्रांग फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अगर ये दबदबा नहीं होता तो मोदी का चेहरा उतरा हुआ होता, नीतीश कुमार टेढ़े होके एक तरफ भाग रहे होते और जो चंद्रबाबू नायडू है वो टेढ़े होकर दूसरी तरफ भाग रहे होते। सही, ठीक है, और बाकी हर कोई अपनी अपनी डिमांड कर रहा होता, चू चपड़ कर रहा होता, मीडिया में आके बाइट्स दे रहा होता। किसी विपक्षी नेता ने मीडिया में आके कुछ बताया? एक बार बता दो। किसी विपक्षी नेता को तो छोड़ो, उस विपक्षी पार्टी का जो हेड ऑफ द वो थी, छोटे मोटे कार्यकर्ता की भी आवाज नहीं आ रही कि भाई कुछ तो बता। तो पता नहीं भाई साहब क्या हो रहा है, एक बैठा वही करेगा। तो भाई साहब कौन सा कमजोर है बताओ जरा। हाँ, फिर भी ईद मनानी है तो वैसे भी बकर ईद मेरे ख्याल से आ रही है, मना लो आज थोड़े दिन पहले, क्या दिक्कत है भाई, मेरे घर से क्या जा रहा है, आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं करें। वो तो जब सरकार बनेगी और एक आधी ब्रह्मोस दोबारा उड़ेगी तब पता लगेगा कि वर्ग हो गई है। बिल्कुल आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक तवक्कुआत थी कि बीजेपी जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी या जो 400 पार का एक टारगेट था वो अचीव क्यों नहीं हुआ, उसकी रीजन क्या है? कहीं ये तो नहीं था कि कोई ऐसी ताकत थी पीछे जो नहीं चाहती थी कि मोदी जी और ज्यादा पावरफुल हो? पाकिस्तान के अंदर होता है ना, आपको पता है, एक ये ताकत हमारी जो जनता है उसकी मेच्योरिटी है, कुछ इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा बहुत इन लोगों को भी और कॉन्फिडेंस आ गया था। कुछ इनके पीछे जो RSS काम करती है उस RSS से भी इनकी बिगड़ गई थी। RSS भी थोड़ा सा नाराज हो गया था, थोड़ा ये नाराज हो गए, थोड़े वो नाराज हो गए। कॉम्पिटिशन एक दूसरे के बीच में था नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस जबरदस्त था। ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा जबरदस्त था, इस वजह से ये लोग पीछे रह गए। बीजेपी का वोटर बाहर नहीं निकला। हाँ, ये बीजेपी के वोटर को अगर आप देखिए, यहां पर एक खेल और हुआ है, गर्मी हद से ज्यादा। और बीजेपी का जो कोर वोटर है ना, कोर वोटर जो कि कभी नहीं हिलता, वो है मिडिल क्लास। AC में बैठा होगा, गाड़ी में घूमता होगा, बहुत ज्यादा दबाव में नहीं होगा, वो खा रहा है, कमा रहा है, टैक्स दे रहा है, मौज ले रहा है। लेकिन इस मिडिल क्लास की आदत यह है, सपोर्ट तो बीजेपी को करेगा, लेकिन अगर वोट डालने के नाम पे उसे 2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा तो वो जल्दी से 2 घंटे लाइन में खड़ा नहीं होगा, वो अपनी गाड़ी उठाएगा। अच्छा, यहां पर एक एलिगेशन लगता है इलेक्शन कमीशन पे भी कि उसने पता नहीं किस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सारे इलेक्शन या तो फ्राइडे को रखे या मंडे को रखे। और हमारे यहां एक तगड़ा कीड़ा है कि अगर 3 दिन की छुट्टी लगातार है तो थर्सडे को लेंगे हाफ डे, गाड़ी उठाएंगे और हिमालय के पहाड़ों पर निकल जाएंगे। सही, ठीक है, 3 दिन वहां बिताएंगे, संडे की इवनिंग में चलेंगे, मंडे मॉर्निंग के अंदर ऑफिस। तो यानी वोट कौन डालने जाएगा? इस वजह से भी वोट बैंक जो है वो डिक्लाइन किया, ये एक नेगेटिव रहा। ठीक है, दूसरा, लोगों ने, अपोजिशन ने डरा दिया कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, आखिरी चुनाव है, ये आखिरी है, वो आखिरी, शोर मच गया। और जब जबरदस्त शोर मचा तो उस वजह से भी उलझ गए मामला, ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है जब, और दूसरी बात, यही मिडिल क्लास जिसने वोट नहीं डाला या हराने के लिए वोट डाला या नाराजगी में वोट डाला, आज वही रो रहा है कि यार मोदी को हटा के गलती कर दी। और वो अंदर से चिढ़ा हुआ है, अंदर से तड़प रहा है कि अगर एक बार और मौका मिल जाना, अब की बार मोदी को दोबारा वोट डालेंगे, ये जाना नहीं चाहिए। क्योंकि जब दूसरी बार क्या होता ना, इसका
ये पसंद हो या ना हो, दूसरे वाले का डर ज्यादा होता है। तो यहां दूसरे वाले का डर, जो कांग्रेस का डर है, वो ज्यादा निकला, और आज उसी वजह से प्रॉब्लम्स, लोगों को मतलब डर पैदा हुआ। और इससे अंदाजा लगाइए ना, शेयर मार्केट कितनी बुरी तरह गिरा। जब पता लगा मोदी हार रहा है, शेयर मार्केट ओधे मुंह गिरा, और जब पता लगा सरकार बन गई तो उससे ज्यादा ऊपर पहुंच गया, उससे ऊपर पहुंच गया। कि सोचकर देखो ना, प्यार कितना है। होता है, ये कोई नई बात नहीं है। और ये थोड़ा बहुत वोटर नहीं निकला, और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार में होती है, और 10 साल बाद भी अपोजिशन ने पूरी ताकत लगा ली। आपको पता है, दूसरी पार्टी जो कांग्रेस है, उसके पीछे पूरा इंटरनेशनल मीडिया, पूरा पाकिस्तानी मीडिया, पूरा चाइना, पूरा सब खड़ा हुआ था कांग्रेस के पीछे, तब भी 100 सीटें नहीं लेके आए। 100 सीटें तब भी नहीं लेके आ पाया। और जितना राहुल एंड पार्टी थी, वो टोटल मिला के 231 सीटें लाई है, और बीजेपी अकेली 241 पे है। अकेले की, यानी पूरे सारा अपोजिशन मिला के अकेले मोदी के बराबर नहीं है। और दूसरा, कोई भी समझदार बंदा इतना जानता है कि यार, अगर हम कमजोर होंगे ना, अगर मतलब अगर कांग्रेस को प्रधानमंत्री, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, आपको पता राहुल गांधी फोन तक नहीं उठाता, और ये पार्टी बिखर चुकी है दोबारा से। ममता बनर्जी अलग है, शिवसेना अलग है, आम आदमी पार्टी अलग है, सब अलग है इससे। ये फोन तक नहीं उठाता, बात ही नहीं करता, एरोगेंट है। मोदी से एक बार बात करके देखो, दुश्मन भी होगा ना, वो एक बार को गले मिल के जाएगा, भाई बहुत बढ़िया बंदा है यार। आजकल तो आपके 2 प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं। सारे कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान तारीफ कर रहा है यार, ये है मामला जी। अच्छा, एंड में छोटा सा एक, मैं जिस तरह से यूपी के रिजल्ट्स आए हैं या राजस्थान के रिजल्ट आए, इसका कोई स्टेट के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। ना योगी को हटा रहे, योगी तो बल्कि तारीफ और कर दी, पीठ थपथपा दी। वोट बैंक ऊपर नीचे हुआ है, उसके पीछे का अभी देखते हैं मामला क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हटाया जाएगा। और अभी इलेक्शंस होंगे तो पता लग जाएगा कौन कहां खड़ा हुआ। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सब चीज। और देखिए, माने या ना माने, एक है ना, रिलीजियस फैक्टर तो है। सपा सरकार के अंदर जो मुस्लिम्स को ज्यादा सपोर्ट करती है, वहां पर गुंडई सबसे ज्यादा थी। और नॉर्मली कोई चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलते हुए डरता था। आज आप 2 बजे, रात को 2 बजे गाड़ी उठाओ या 12 बजे गाड़ी उठाओ, और आगरा से, मतलब दिल्ली के बॉर्डर से, गाजियाबाद से एंटर करो, और बिहार तक 12 घंटे लगातार ड्राइव करो, मजाल है आपको कहीं कोई चोर उचक्का कुछ मिल जाए। एक तो हाईवे अच्छे मिलेंगे, और ऊपर से चोरी डकैती कहीं कुछ नहीं है, सब मार मूर दिए, खत्म कर दिए, भगा दिए। तो वो चीज जो है लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस गुंडे बदमाशों को मेंटेन कर रखा है। डेवलपमेंट जबरदस्त है। बाकी देखो, अब बीजेपी, कई बार क्या होता है, ठोकर लगने से अकल भी आ जाती है। यहाँ अकल आ गई है, और अगले इलेक्शंस में ये लोग हल्के में नहीं लेंगे। इस बार हल्के में ले गए, अगली बार हल्के में नहीं लगे, अगली बार तो सारे जमा घटा पूरे करके बैठेंगे। तो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। थोड़ा झटका लगा है, खत्म थोड़ा ना हुए। सरकार तो अभी भी है, गवर्नमेंट अभी, मतलब एटीट्यूड अभी भी देख लो, मान अभी भी नहीं रहे किसी की, और नट सबके टाइट कर रखे हैं कि बेटा फालतू कोई नहीं बोलेगा। अभी भी वैसे ही है। हरे कमजोर हुए हैं, थोड़े से कमजोर हुए हैं। और अगर 2 साल बाद इलेक्शन हो गया तो अपोजिशन को ना कच्चा चबा जाए तो देख लेना, अरे इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, इतने कमजोर थोड़ा है। और कहीं कोई असर नहीं पड़ता, सब चीजें नॉर्मल ऐसी चलती रहेंगी। ठीक है, अपोजिशन को जरूरत से ज्यादा सीटें, वो कुछ सीटें ज्यादा मिल गई, और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। हम लोग पहले चिंता करते थे हमारा अपोजिशन मर रहा है, डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, और ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अकेली पार्टी रह जाए। अब कम से कम दिल को तसल्ली है कि अकेली पार्टी नहीं, अपोजिशन कैसा भी है पंगे लिए रखेगा, काम करवाता रहेगा, शोर मचाता रहेगा। अच्छा है, करते रहे तो बहुत बढ़िया है, और डेमोक्रेसी इसी को तो कहते हैं। जी जी। हसीना वाजद आ चुकी है भारत में, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें शिरकत के लिए आपने बाकी जो हमसाया मुमालिक हैं उन सबको आपने दावत दी है। वहां पर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको जी आपने बधाई नहीं दी, हमने दावत नहीं दी। बधाई दे तो दावत ले लो। ये भी है, ये भी है। चले, मैं तो दे दो साहब। मेरी तरफ से एज ए पाकिस्तानी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी को इलेक्शन जीतने में, नरेंद्र मोदी को तो शहबाज शरीफ की बधाई चाहिए थी। वो अंदर का जो जलन है ना, वो दिखा दी है। मोदी दोबारा कैसे आ गया, हे या अल्लाह कैसे आ गया।
लाहौल विला कुव्वत टाइप में जो भी आप कहते हो, वो सारे का सारा कि यार ये दोबारा कैसे आ गया, बधाई तक नहीं दी यार। फिर उसके बाद कहते इनविटेशन देते, ऐसे कैसे, बधाई तो दे दो यार, इनविटेशन भी दे देंगे। बिल्कुल जी, मेरी तो कोशिश थी कि ये बधाई भी देते और उधर से इनविटेशन भी आता ताकि ये बर्फ को यही थोड़ी। प्रॉब्लम है, आपकी फॉरेन पॉलिसी गुलाम है। 4 तारीख को ही चाइना क्यों गए? 4 दिन पहले जा सकते थे, 4 दिन बाद जा सकते थे। बिल्कुल सही। बॉडी लैंग्वेज, यही यही चीजें तो नोटिस की जाती हैं। 4 तारीख ही क्यों? क्योंकि चाइना की गोद में बैठे हुए हैं। चाइना ने कहा मुबारकबाद नहीं देनी, शाबाश शरीफ कहते हैं ओके सर। यस बस सर। तो फिर यस सर। थोड़े दिन पहले यही तारीफ कर रहे थे, इंडिया के साथ ट्रेड खुलना चाहिए। हम भी कह रहे थे देखते हैं आप जी। कितना खोल पाते हैं। पता लगा कितना खोल लिया। अरे मुबारकबाद तक अपने दम पे नहीं दे पा रहे साहब, तो काहे की उम्मीद करेंगे और कैसी उम्मीद करेंगे? कोई बात नहीं, चलने दो, अपना भी काम चल रहा है, तुम्हारा भी चल रहा है। सही। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी जबरदस्त आपने तरीके से सारी चीजों को समझाया। मैं मीडिया, इंडियन मीडिया देख तो रहा था, लेकिन मुझे जो सारी पॉलिटिक्स है उसकी समझ नहीं आ रही थी, ये चल क्या रहा है। आपने जो जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और बाकी सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, तो मुझे काफी हद तक जो है वो समझ आ गई कि ये अभी किस तरीके से बीजेपी और मोदी जी की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या थी, और किस तरीके से उन्होंने ये सारा जो एक गेम प्लान था वो किया है, और किस तरीके से सारी चीजों को उन्होंने मैनेज किया है। बहरहाल मेरी तरफ से एक दफा फिर आपको एज ए इंडियन, आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दोबारा बनते जा रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत तीसरी बार, शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ जी, दोबारा तीसरी नहीं, बार। तिबारा, तीसरी बार। जी, तीसरी बार बनते जा रहे हैं। अभी तो लगता है कि बार बार बनेंगे। नहीं नहीं, ये लास्ट होगा, इसके बाद कोई ना कोई दूसरा आ जाए, हो गया बस इनका। ये कहेंगे अब बस मैंने जो करना था कर दिया, अब अगले वाला योगी तैयार है। अच्छा योगी जी, चले सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नमस्कार। मैं भी थोड़ा